दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 23 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा फाउंडेशन बैच और टेस्ट सीरीज ये स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग 9453775039 पे व्हाट्सएप करके संपर्क करके जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से। दोस्तों, स्वतंत्रता के आंदोलन में उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं भारतवर्ष में, जिनको अभी तक जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया आज़ादी के लिए, देश के विकास के लिए, देश को वर्तमान स्वरूप देने के लिए, उनको वो अभी तक ट्रिब्यूट नहीं मिल पाया है। तो ट्रिब्यूट देने के क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, होलोग्राम का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, स्टैच्यू उनका लगभग 5 से 6 महीने में बन जाएगा इंडिया गेट पे। तो एक बड़ा ये इवेंट होगा, आज आप लोग ज़रूर देखिएगा शाम 6 बजे। तो 23 जनवरी को इनके जन्मदिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत 123वीं जयंती से की गई थी। ये 125वीं जयंती है 2022 में जो मनाई जा रही है नेताजी की। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में कृतज्ञ राष्ट्र उनकी जयंती हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को अविभाजित बंगाल कह सकते हैं, उसके उड़ीसा डिवीज़न में कटक में हुआ था। इस वर्ष भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा, 26 जनवरी तक चलेगा। नेताजी एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की थी और बाद में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। कब चुने गए थे ध्यान रखिएगा, 1920 में, और उन्होंने फिर छोड़ भी दी थी। उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। नेताजी 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में 1920 और 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया था। जय हिंद शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गढ़ा गया था। अन्य भी शब्द हैं इनके, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, जो रेडियो को संबोधित करते हुए। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सभी इन्हीं के दिए हुए नारे थे। नेताजी को 1925 में उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया गया था। बाद में 1927 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। उन्होंने 1939 में, इसके पहले की कहानी तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। वहीं से एक डिवीज़न स्टार्ट हो गया था 2 विचारधाराओं में। एक विचारधारा जो गांधी के नेतृत्व में चल रही थी और एक विचारधारा जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चल रही थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा टकरा रही थी उस समय एक दूसरे से। तो ऐसे समय में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अब कांग्रेस का नेतृत्व इनके सुभाष चंद्र बोस के हाथ में जाए। उनके जो अनुयायी थे वो वही चाहते थे कि वही, जैसे पट्टाभी सीतारामैया थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसके लिए चुनाव होता है, कौन अध्यक्षता करेगा। तो ज़्यादा मतों से विजयी हो जाते हैं नेताजी, जिससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। तो नेताजी इस बात को भांपते हुए, समझते हुए, जब महात्मा गांधी ने कहा कि ये सीतारामैया की हार नहीं मेरी है, मेरी हार है, सुभाष चंद्र बोस उस बात से क्षुब्ध होते हुए कांग्रेस को अध्यक्षता छोड़ देते हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 1939 में, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1941 में बोस अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी चले गए थे। जर्मनी में नेताजी जर्मन नेताओं और अन्य भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनीतिक नेताओं से मिले। उन्होंने 4500 भारतीय सैनिकों के साथ इंडियन लीजन की स्थापना की। इन सैनिकों को उत्तरी अफ्रीका से जर्मनों द्वारा कैद कर दिया गया था। 1943 में उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया और इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्जीवित किया। यहाँ से एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से जो भाग लेने से इनकार, अध्यक्षता से इनकार कर दिया नेताजी ने, तो उसके बाद अध्यक्षता की किसने? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर इसकी अध्यक्षता की थी।
इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी, जिसकी चर्चा कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा, जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी की जन्मदिवस पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2021 में भारत में 26% कम हुआ FDI प्रवाह, ये अंकटाट की रिपोर्ट में सामने आया है। 2021 में भारत में 26% कम हुआ FDI प्रवाह। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ने 2021 में एक मजबूत वृद्धि दर्शाई, जो 77% बढ़कर अनुमानित $1.65 ट्रिलियन हो गया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए, जो 2020 में $929 बिलियन के पूर्व कोविड-19 स्तर को पार कर गया, तो $1.65 ट्रिलियन। लेकिन इसमें भारत में अगर देखा जाए FDI प्रवाह तो कम हुआ है 26%। अगर अंकटाट की बात करें तो अंकटाट एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। मुख्यालय अंकटाट का जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास अनुकूल एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, जैसे व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, अल्प विकसित देश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, वस्तु तथा विकास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में करेंगे 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। तो प्रधानमंत्री फरवरी 2022 में हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित किया गया है। 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक की 216 फीट ऊंची प्रतिमा शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित होगी। मूर्ति पंचलोहा से या पंचलौह से बनी है, जो 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का मिश्रण है। ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2021 के कप्तान कौन चुने गए हैं? हाल ही में बाबर आजम। ICC ने जो ODI टीम ऑफ द ईयर घोषित की है उसमें बाबर आजम उसके कप्तान घोषित किए गए हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। 11,000 फीट का पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया है। कहाँ? लद्दाख में पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक। केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में जेरी बस्ती को पहला दूध गांव। एडॉप्ट एन एनिमल पहल किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरू की है? गुजरात ने। यूपी स्पेशल कुछ करंट अफेयर्स विशेष था नहीं, तो जीके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राज्य की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो अधिक है, 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो कम है, 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्य कितने हैं? कुल 9 हैं। इनमें 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र है। सोनभद्र कितने राज्यों से सटा हुआ है? कल हमने बताया था, तो 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? 11 राज्यों की सीमाओं को, 11 जिलों की सीमाओं को यह टच करता है। कल हमने विवरण दिया था। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। केवल 1 जिले से टच होता है, सहारनपुर से। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है क्षेत्रफल में। सहारनपुर से सटे कितने राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। लेकिन कृषि जलवायु मुख्यतः अगर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये कृषि जलवायु क्षेत्र अगर पूछेगा तो 9 रहेंगे।
अगर पूछेगा प्रदेश में मुख्यतः कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 3 हैं। इन तीनों में 3-3 डिविजन्स हैं, तो 3 त्रिक 9, जैसे आपका निबंध आता है उसी तरीके। तो प्रदेश में मुख्यतः अगर पूछा जाए कि कितने निबंध आते हैं लिखने के लिए, तो आप कहेंगे 9 निबंध आते हैं। मुख्यतः कितने निबंध लिखने होते हैं आपको या लिखने होंगे, तो 3 निबंध। तो बस उसी तरीके से समझिएगा कि प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र तो 9 है, लेकिन पूछेगा मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 3 मुख्यतः हैं कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि वितान क्षेत्र। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, नदियों का प्रवाह तंत्र आपको दिखाएंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ललितपुर। ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। डेली करंट अफेयर्स क्विज मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रतिभागी का नाम क्या था? नवदीप कौर। तो भारतीय प्रतिनिधि नवदीप कौर ने कॉस्ट्यूम राउंड का दावा किया है, क्योंकि उन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 में अपनी कुंडलिनी चक्र पोशाक के लिए देश का प्रतिनिधित्व किया था। सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल में एंडी मरे को हराकर पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो असलान करातकेव। सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 में। प्रो कबड्डी 2022 का अब तक का टॉप रेडर कौन है? तो ये है पवन सहरावती। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में तो कर्नाटक राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों में से 14 इसमें शामिल हैं जो कर्नाटक को मिले हैं। कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? तो कुल 46 स्टार्टअप्स को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 14 कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। किस भारतीय राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया? तो ये केरल ने किया है। केरल सरकार ने सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति के हेमा, पूर्व नौकरशाह KB वलसाल कुमारी और अनुभवी अभिनेत्री शारदा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग का गठन मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की जांच के लिए किया गया था। तो ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्ष न्यायमूर्ति के हेमा है। वार्षिक बीटिंग द रिट्रीट समारोह किस तारीख को होगा? तो ये समारोह 29 जनवरी को होगा। वार्षिक बीटिंग द रिट्रीट समारोह 29 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय राजधानी में होगा। इन्फिनिटी ब्रिज, जिसे हाल ही में सार्वजनिक यातायात के लिए खोला गया था, किस शहर में बनाया गया है? तो ये दुबई में बनाया गया है। इन्फिनिटी ब्रिज दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को पहली बार औपचारिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।